काफी जगह यूज में आ रहा है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या होता है ना। जनरली सप्लायर जो होता है गुड्स का या सर्विस का, उसे जीएसटी की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। अपना आईटीसी वगैरह लेगा, एडजस्टमेंट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस की पेमेंट कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उल्टा होगा। जो लायबिलिटी है जीएसटी की वो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर होगी। जो रिसीव कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, उसको जीएसटी की पेमेंट करनी। तो थोड़ा सा ये अलग बात हो गई, इसलिए रिवर्स है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मींस कि टैक्स की लायबिलिटी रेसिपिएंट के पास है, ना कि सप्लायर के पास। लेकिन वो किस सिचुएशन में, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। सब पर नहीं है, क्योंकि सब पर कैसे हो जाएगा जब हमने रिवर्स चार्ज के बारे में हमेशा बात करी नहीं। ये रिवर्स चार्ज है, इसका मतलब जनरली जो होता है उसका रिवर्स है। और जनरली क्या होता है, सप्लायर जीएसटी की पेमेंट करता है। लेकिन नोटिफाइड कैटेगरी के केस में इन प्लेस ऑफ सप्लायर जो रेसिपिएंट है उसको जीएसटी की पेमेंट करना है, इसलिए वो जीएसटी की पेमेंट करेगा। वो कौन है, रेसिपिएंट, इसलिए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बात आएगा। आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा जाएगा, रेसिपिएंट, वो भी कंज्यूमर। अगर वो रेसिपिएंट आगे माल बेच रहा है तो वो आईटीसी ले लेगा, आगे आईटीसी क्लेम करते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि फाइनली जो कंज्यूमर है, एंड कस्टमर है, उसकी जेब से पैसा जाएगा, और वो भी रेसिपिएंट ही होगा। तो इसलिए रेसिपिएंट की जेब से ही अल्टीमेटली जीएसटी जाएगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर रेसिपिएंट की जेब से जा रहा है और रेसिपिएंट ही जमा करा रहा है, फिर तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जिसकी जेब से जा रहा है वो जमा नहीं करा रहा है। दिस प्रिंसिपल होल्ड गुड्स फॉर जीएसटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। स्टैच्यूटरी लायबिलिटी जो जीएसटी की डिपॉजिट करने की है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना, टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना, ये सारा का सारा किसके पास है, सारी ड्यूटी किसकी है, सप्लायर की। विच ही में रिकवर द सेम फ्रॉम द रेसिपिएंट, वो टैक्स ले लेगा रेसिपिएंट से। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में स्टैच्यूटरी लायबिलिटी जीएसटी में जमा कराने की और compliance requirement, that is to obtain registration under GST, deposit the tax with government, filing return etc, shifts from supplier to recipient। तो यहाँ पर उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सारे काम जो सप्लायर करता था वो सारे काम रेसिपिएंट को करने पड़ेंगे, और उसे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, उसे जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा भी कराना। तो रिवर्स चार्ज सिनेरियो क्या है? There are two types of reverse charge scenario provided in the law. First scenario occurs in case of supply of specified category of goods or services covered by section 9 subsection 3 of CGST Act. Similar provision are contained under section 5 subsection 3 of IGST Act. पहला है जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बता रखी है। सेकेंड सिनेरियो कब आएगा, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9(3) क्या कहता है, स्पेसिफाइड कैटेगरी कह दिया कि रेसिपिएंट देगा, और 9(4) क्या कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और कुछ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को वो सप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में
सेकंड सिनेरियो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में है आईजीएसटी एक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर दिस केस हैव बीन डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली इन दिस चैप्टर। तो दो सिनेरियो हो गए। पहला सिनेरियो क्या है, जहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बोल दिया ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ये कुछ कैटेगरी है गुड्स की या सर्विसेज की। इस केस में रेसिपिएंट को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आकर के टैक्स देना पड़ेगा। सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है इसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अलग है। वो ये कहता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कि कुछ पर्टिकुलर रेसिपिएंट है ये, इनको देना। यहां पर टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और यहां पर एक स्पेसिफाइड हमारी सप्लाई होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात करें। तो दोनों बेसिकली काफी अलग सेक्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज की बात है। वहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर 9(4) में क्या है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक रजिस्टर्ड सप्लायर रेसिपिएंट को दे रहा है, वो भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कुछ लिमिटेड होंगे, वहां पर वो अलग है, ये अलग है। तो हम पहले 9(3) की बात कर रहे हैं, जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया कि इन वाले पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स जमा हो। तो इसमें पहला क्या है, सप्लाईज ऑफ गुड्स taxable under reverse charge, that is supply of the goods where tax is payable by recipient। तो लिखा गुड्स लाइक कैश्यू नट्स, ठीक है, नोट शेल्ड और पील्ड, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स एंड रो कॉटन। अब यहां समझो यहां बात क्या है। अब एक बीड़ी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है। अब वो क्या करते हैं, गांव वालों से, गरीबों से बीड़ी जो होती है वो पत्ते में होती है। बीड़ी जो होती है वो पत्ते में तंबाकू डाला होता है और उसे धागे से ऊपर से बांधा होता है। उसकी एक स्पेशल पत्ता होता है, उसके अंदर तंबाकू डालते हैं, उसे एक स्पेशल तरीके से मोड़ते हैं और कोने में धागे से बांध देते हैं। देसी जुगाड़ होता है। इसमें बहुत थोड़ा सा तंबाकू होता है, लेकिन कोई फिल्टर नहीं होता है। मतलब सिगरेट जो होती है वो एक सिगरेट 5 से 10 बीड़ी के बराबर तंबाकू लेकर हमें उतना नुकसान करती है। और उसका थोड़ा नुकसान कम करने के लिए बोलते हैं कि पीछे एक कोने का टुकड़ा जहां से पकड़ा जाता है वहां एक फिल्टर लगाया जाता है कि फिल्टर होकर आए। बिना फिल्टर और ज्यादा नुकसान करेगा। तो बीड़ी में फिल्टर तो कुछ है नहीं, लेकिन उसमें तंबाकू बहुत कम होता है। अब क्या हो रहा है कि जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर है वो गरीब लोगों से, गांव वालों से, उन सबसे क्या ले रहे, पत्ते ले रहे। अब ये जो पत्ते ले रहे हैं, अब आप ये कहें सप्लायर कौन है, कौन है सप्लायर, गांव वाले, वो जो शब्द है। अब उनसे जीएसटी कैसे ले, तो कहा ये कंपनी बड़ी बड़ी है, बीड़ी मैन्युफैक्चरर है, इनसे कहा आप हमें जीएसटी। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक समझो ना, क्या है लॉजिक है। ऐसी कैश्यू नट है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जो सप्लायर है वो इतने बड़े लोग नहीं है और जो रेसिपिएंट है वो बड़े लोग, बेसिकली ये रॉ मटेरियल ले रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी से कहा गया कि आपको यहाँ पर आरसीएम देना है, वहां पर जो आपका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है उसकी बात ही नहीं हम कर, ठीक है ना। तो वो हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखेंगे कि किसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, किसको नहीं है।
ठीक है, यहां पर सब क्या लिखा हुआ है, यहाँ रो कॉटन भी आ गया है। क्या लिखा है, व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू द रजिस्टर्ड पर्सन। एक और बात है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो इनकम टैक्स में भी फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और जनरली हम किसान वगैरह, पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल आता है इनका, किसानों का। तो इस वजह से क्या रहता है कि ये ना जनरली ये रखा जाता है कि भैया इन्हें टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह से दूर रखो, ये पढ़े लिखे भी कम है, ऊपर से वोटिंग की भी बात है, इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि टैक्स वगैरह कुछ है। सप्लाई ऑफ लॉटरी व्हेन सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी अदर लोकल अथॉरिटी टू द लोकल लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। अब लॉटरी है कहीं पर लीगल है, जहां पर वहां पता चला कुछ गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है एजेंट। तो गवर्नमेंट टैक्स कहां से देगा, जो रेसिपिएंट है वही टैक्स देगा। सिल्क यार्न है, when supplied by manufacturer of silk yarn to any registered person, used vehicle, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap, when supplied by government or local authority to registered person, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये कुछ चीजें हैं जो टैक्सेबल हैं रिवर चार्ज में। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि ये आपको रिवर चार्ज में चीजें आएंगी, कौन कौन सप्लायर है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, सर्विसेज की बात करें, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में हमने पढ़ा। सर्विसेज के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेमस पॉपुलर है ये पॉइंट कि सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसे हम जीटीए बोल देंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो देखिए, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो माल भेज रही है किसको, फैक्ट्री को। तो रेसिपिएंट कौन है, फैक्ट्री। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी तो छोटी छोटी भी बहुत है, या नहीं। एक आदमी ने क्या करा, अपनी एक व्हीकल खरीदी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी उसने, और रजिस्ट्रेशन 20 लाख 40 लाख तक फ्री होता है। आप मतलब रजिस्ट्रेशन मत कराओ चाहे, तो उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो ये तो अलग अलग कंपनी वाले क्या करेंगे, अलग अलग एम्प्लॉय के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवा देंगे, एक एक व्हीकल सबके नाम करा देंगे, इनके पास हजारों आदमी होते हैं, और दिखाएंगे कि टैक्सेबल लिमिट में आता नहीं है और फ्री करा लेंगे सब कुछ। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में क्यों ना हम फैक्ट्री के ऊपर कहें कि आपको ही टैक्स देना है रिवर्स चार्ज के हिसाब से, फिर कैसे बचेंगे ये। तो ये लॉजिक है, आप लॉजिक समझे। तो सप्लाई कौन कर रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। किसे कर रहा है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, या कोई सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट में है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, या कोई और है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जैसे मान लिया कि मैं नॉर्मली माल बेचता हूं, वहां कोई टैक्स वगैरह नहीं है, लेकिन पता चला ट्रेड फेयर लग रहा है नवंबर में, दिल्ली में लगता है,
तो मैंने कहा मैं ट्रेड फेयर में माल बेचूंगा जाके, 14-15 दिन के लिए होता है, तो वहां पर बिना जीएसटी के मना कर रखा, मान लिया कि भैया जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 15 दिन 20 दिन के लिए एक रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाऊंगा और दे दूंगा। तो इन सब के केस में ये सब लिखा हुआ है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आप इनमें से केवल वो लोग नहीं है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। मान लिया एक कंपनी है, वो फैक्ट्री साइड में है, मान लिया एक्सेप्शनल केस में उनका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अब क्या हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने उनको माल दिया, तो उन्हें आरसीएम के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, तो वो बच ही नहीं सकते। अगर यही बात होती ना केवल कि भैया जो रजिस्टर्ड है उसको दे रहे, तो बहुत छोटा दायरा होता। इन्होंने दायरा बहुत बढ़ा दिया है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, तो किसी भी तरीके से किसी को दे रहे हैं, सब इसमें आ गया। ठीक है। However, reverse charge mechanism shall not apply to service provided by GTA by way of transfer of goods in a goods carried by road to डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है तो नहीं है। ठीक है, तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हो, ये लिखा है लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहां पर बात हो रखी है कि जो हमारा टीडीएस वगैरह है वो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, further nothing contained in the entry shall apply here. The supplier has taken registration under CGST Act and exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport goods supplied by him under forward charge, and the supplier has issued a tax invoice to the recipient at the applicable rates and has made prescribed declaration. तो देखो ये लिखा है कि यहाँ रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना। ठीक है, लेकिन मान लिया मैं हूं पार्टनरशिप फर्म या मैं सोसाइटी हूं या कुछ हूं और मैंने कहीं से कुछ माल मंगाया तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। मान लिया हम रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं करते, तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टर से कि भैया तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम रजिस्ट्रेशन कराओ और तुम ही टैक्स दो, हमारे बस की नहीं है भैया। तो ये अगर जीटीए जो है, जो एजेंसी है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कहते हैं जी रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म के हिसाब से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद ही टैक्स दे रहे हैं। हमने टैक्स इनवॉइस तब इशू होता है जब मैं आपसे टैक्स ले रहा हूं, और आईटीसी क्लेम वगैरह आप भी कर सकते हैं, आगे सारा नॉर्मल है। तो अगर मान लिया मैं सप्लायर हूं, भाई यहाँ दिक्कत ये थी, आरसीएम का लॉजिक क्या था यहाँ, कि गवर्नमेंट को लग रहा था कि सप्लायर टैक्स नहीं देगा, तो सप्लायर कह रहा है जी मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं जीएसटी दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भैया हमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ बोल्ड में ये लिखा है कि ये सारी बातें तब अप्लाई होंगी जब ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी नहीं जमा करा रही। अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी कह रही है कि भैया हम तो खुद ही जमा करा रहे हैं, फिर आरसीएम का पंगे की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services directly or indirectly। ठीक है, लीगल सर्विस मीन ऐसी सर्विस रिलेटेड टू एडवाइस, कंसल्टेंसी
और असिस्टेंस इन ब्रांच ऑफ लॉ मैनर इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग सर्विस बिफोर ट्रिब्यूनल कोर्ट वगैरह। तो अगर कोई सर्विस दे रहा है एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट सर्विस दे रहा है, तो सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? एडवोकेट, है ना। और रेसिपिएंट कौन है? अगर बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। एडवोकेट बहुत शोर मचाएंगे, जीएसटी हम पे, ये नहीं भैया ना है तुम पे, हम बिजनेसमैन से ले लेंगे, ठीक है ना। एक और बात, एडवोकेट बताएगा ही नहीं मैं किसी को कोई सर्विसेज दे रहा हूं, आराम से। एडवोकेट से टैक्स लेना बड़ा मुश्किल काम है। कंपनी खर्चा दिखाएगी कोर्ट का, कंपनी से कहेंगे भैया तुम ही जमा करा दो, है ना। और कंपनी को जीएसटी आईटीसी मिल जाएगा, कंपनी को क्या दिक्कत है। देखो ऐसा होता है, आरसीएम में फर्क नहीं है कुछ। आरसीएम में क्या होता है, मान लिया एक्स ने वाई को कुछ सप्लाई कर रहा है, नॉर्मली क्या चीज है, 100 रुपए की चीज है, 18 का टैक्स है, तो 118 रुपए हो गए, तो 118 रुपए वाई एक्स को दे रहा है। अब आरसीएम में क्या है, एक्स ने वाई को माल बेचा, है ना, और वाई क्या कर रहा है, 100 रुपए दे रहा है एक्स को और 18 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसकी जेब से तो 118 ही जा रहे हैं ना, इसकी जेब से एक्स्ट्रा थोड़े ना जा रहे। तो इसलिए कंपनी वगैरह को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो उतना ही देना है। अब समस्या क्या है कि अगर एडवोकेट होगा, एडवोकेट के सामने क्या समस्या, मान लिया एडवोकेट है, एडवोकेट ने किसी अपने क्लाइंट से कहा भैया मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा प्लस मान लिया 18,000 का जीएसटी। तो क्लाइंट कहेगा भैया हम जीएसटी नहीं दे रहे, मतलब उसमें बड़ी दिक्कत आई। तो इसलिए वही कह दिया कि भैया तुम ही दो। सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट वगैरह होते हैं छोटे, तो कोर्ट किसको सर्विसेज दे रहा है, लोगों को, है ना। तो जो भी ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम के हिसाब से उस पर टैक्स जमा कराएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई, कई बार क्या होता है, कोई स्पॉन्सर होते हैं कि चलो हम स्पॉन्सर करते हैं, अपना एड वगैरह लगा देते हैं, तो जिसके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं अगर वो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को आरसीएम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रही है ना, जैसे, तो उस सिचुएशन में अगर कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, तो उस बिजनेस एंटिटी को ही जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम से बाहर है, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस पैसेंजर्स, है ना। जैसे बसेस चलती है गवर्नमेंट की, ट्रेन चलती है, हवाई, इन सब में नहीं है। सर्विसेज 5A में लिखा है कि, अब इसमें क्या करा इन्होंने, यहां से तो हटा दिया ये पॉइंट, और 5th पॉइंट में लिखा है बिजनेस एंटिटी को। अब 5A में क्या करा, जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, और यहां पर आ गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहां पर लिख दिया एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर जीएसटी में कोई भी रजिस्टर्ड है तो वो सब, वहां पर केवल बिजनेस की एंटिटी थी, यहां सारे लोग आ गए जो जीएसटी में, ठीक है। 5AA सर्विसेज बाय और रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहां पर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर बोल रखा है कि कोई भी अगर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को,
तो वहां पर भी आरसीएम लग जाए। ठीक है, मतलब घर दिया है, कोई होटल या वैसे नहीं है ना, घर रहने के लिए दिया। अब जैसे आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं, तो जिसको किराए पे दिया अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको जीएसटी देना। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, और जो सर्विसेज हैं डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी, तो सप्लायर कौन हो गया? डायरेक्टर। रेसिपिएंट कौन हो गया? कंपनी। तो कंपनी उस पर आरसीएम के हिसाब से टैक्स देगी। इंश्योरेंस एजेंट है, अब इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो सप्लायर कौन हो गया? इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी चीज है, इंश्योरेंस कंपनी सप्लायर, जो इंश्योरेंस एजेंट है वो तो बहुत छोटा आदमी है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है, लेकिन टैक्स कौन देगा? इंश्योरेंस बिजनेस। ऐसे रिकवरिंग एजेंट है, हमने बैंक ने क्या करा कि पैसा रिकवर करने के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया, तो सप्लायर जो है वो तो एजेंट है, लेकिन यहाँ पर भी बैंकिंग कंपनी जीएसटी की पेमेंट करेगी आरसीएम के हिसाब से। पॉइंट नंबर 9, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट, ठीक है, रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क टू ए म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर और द लाइक। मतलब ये सब सर्विसेज दे रहे हैं किसी और को, तो सप्लायर ये है, लेकिन बड़े लोग तो म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर है, तो वो टैक्स जमा कराएंगे। एक तरीके से जब बहुत छोटा आदमी बहुत बड़े को सप्लाई कर रहा है सर्विस, तो बड़े से आरसीएम के हिसाब से टैक्स ले रहे हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक ऑथर है, वो सप्लाई कर रहा है पब्लिशर को, तो पब्लिशर ही उस पर आरसीएम देगा। 9A में लिखा है हाउ एवर, ऑथर कह सकता है कि मैं खुद जमा कराऊंगा, और वो खुद जमा कराता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले भी हमने एक सिचुएशन में पढ़ा था, जीटीए में पढ़ा था, है ना, वहां पर ये कहा था कि जीटीए खुद कह रहा है मैं दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कोई मेंबर है जो कमेटी है आरबीआई की, उसको आरबीआई को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आरबीआई उस पर टैक्स देगा, ना कि मेंबर। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म टू बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहां पर लिखा है कि कोई एजेंट है और वो बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो बैंक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म अगर एजेंट है तो वो तो खुद में ही बड़े हैं अपने आप, तो वो खुद ही दे देंगे। इनके अलावा कोई और है, इंडिविजुअल है या कोई छोटे लोग हैं, तो वहां पर बैंकिंग कंपनी ही जीएसटी की पेमेंट करेगी। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी, तो बिजनेस फैसिलिटेटर है कोई और बैंक को कोई काम दे रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बैंकिंग कंपनी को ही जीएसटी देना पड़ेगा। कोई एजेंट है बिजनेस का, उस सिचुएशन में भी बिजनेस को देना पड़ेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, आपने देखा होगा गार्ड वगैरह होते हैं ना, तो वो अगर खुद कंपनी नहीं है और अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आरसीएम के हिसाब से लगेगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा कोई काम करता है इंसान, उसके पास 4-5 गार्ड है, और एक कंपनी के यहाँ वो सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। अब कंपनी तो बहुत बड़ी है और वो बेचारा छोटी सी एजेंसी है, तो वहां कंपनी देगी। ठीक है ना, और यहां लिखा है फिर आगे, हाउ एवर, पेज नंबर 23 पर, हाउ एवर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है ना, और रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखो अभी हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम। उसमें क्या होता है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, आपने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया जीएसटी में एक कंपोजिशन स्कीम, और आपने कहा जी उसका टैक्स रेट कम होता है, लेकिन उसमें क्या है कि आप आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं कर सकते, और जिसको आप सर्वे वो दोगे ना, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स इनवॉइस इशू करने का मतलब मैंने आपको एक बिल दिया, इनवॉइस दिया, और आप आगे जब माल बेचोगे तो उस पर आईटीसी क्लेम कर लो, लेकिन मैं आपको टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाऊंगा, मतलब आप भी आगे कुछ नहीं कर पाओगे। वो एक कम टैक्स रेट है, लेकिन फुल एंड फाइनल मैंने दे दिया, उसका और कुछ नहीं होगा। तो जनरली क्या है, अगर मैं कंज्यूमर को माल बेच रहा हूँ तो कंज्यूमर तो आगे आईटीसी क्लेम करता नहीं है। तो अगर नॉर्मली आपको 9% पे टैक्स देना पड़ रहा है जीएसटी, और मेरे पास आकर मैं कर रहा हूँ 1.5% ही देना, तो आपको तो माल सस्ता मिलेगा। और मेरा छोटा बिजनेस है, मैं झंझट नहीं रखना चाहता, आईटीसी है वो कुछ नहीं, आपसे टैक्स लिया और गवर्नमेंट के पास जमा। तो वहां फिर आरसीएम ये वो कुछ नहीं है, ये बात बोल रखी है, वहां तो सीधा सीधा उसे ही देना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, जहां पर हम अब गोवा घूमने के लिए जाते हैं तो वहां क्या होता है, रेंट पर व्हीकल लेते हैं, या स्कूल वाले कई बार क्या करते हैं कि आप स्कूल के बच्चों को छोड़ने ले जाने के लिए एजेंसी से या किसी और से लीज पर, रेंट पर ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to body corporate। तो कंपनी को कोई दे रहा है सर्विसेज तो कंपनी देगा, है ना। अब जो सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद ही सप्लायर है तो आरसीएम की क्या जरूरत है, वो खुद ही दे देंगे, है ना। Any person other than a body corporate who supplies service to a body corporate and doesn't issue an invoice charging GST 6% to service recipient। तो ये लिखा है कि जो सप्लायर है वो कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और जो इनवॉइस इशू नहीं कर रहा। मान लिया कोई और है और वो इनवॉइस दे रहा है, फिर तो बात खत्म हो गई ना, जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है तो क्यों आपको आरसीएम। Service of lending of securities under lending scheme of SEBI as amended। तो जो लेंडर है, जो सर्विसेज दे रहा है, सप्लायर है, और बोरोवर कौन है, जो इसके थ्रू ले रहा है। तो ये हमारा मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं, कुछ फाइनल लेवल की चीजें हैं जो यहाँ पर हमारा, क्योंकि हम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो वो सारे पॉइंट कवर होंगे। तो लिखा ऑल द अबव सर्विसेज हैव बीन आल्सो नोटिफाइड बाय रिवर्स चार्ज अंडर द आईजीएसटी। तो सीजीएसटी आईजीएसटी में दोनों में इन लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि अगर विद इन द सेम स्टेट होगा तो आरसीएम लगेगा, अदर देन इंटर स्टेट होगा तो आरसीएम नहीं लगेगा क्या, तब भी तो लगेगा। तो आईजीएसटी एक्ट में भी सेम डाल दिया सारा का सारा। इन एडिशन टू देम following services also notified by said notification under RCM for IGST purpose। तो लिखा है पेज नंबर 3.25 पर कि जो सारी की सारे हमने पॉइंट पढ़े हैं, सीजीएसटी एक्ट के पढ़े हैं, तो आईजीएसटी के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो वो सारे तो आ ही गए। उसके अलावा क्या आया, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी to any person located in the taxable territory, है ना, other than non-taxable online recipient located in taxable territory। Thus in case of import of service, tax is payable by the person importing such service। तो ये कह रखा है कि मान लिया जो सप्लायर है वो ऐसी जगह से आपको सप्लाई दे रहा है जो टैक्सेबल एरिया में नहीं है, मान लिया इंडिया के बाहर। अब इंडिया के बाहर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर जीएसटी थोड़ी ना लगेगा,
तो आपने अमेरिका से कोई सर्विसेज ली इंडिया में, तो लिखा है कि अगर कोई बाहर से सर्विसेज आ रही हैं और आप इंडिया में हो और आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो तो भी आरसीएम लगेगा, और जो इंपोर्टर है उसको जीएसटी देना। तो ये बात वहां तो जरूरत नहीं थी, वो तो विद इन द सेम स्टेट है सीजीएसटी में। ये बात आईजीएसटी में डालनी थी, इसलिए आईजीएसटी में डाल दिया। तो यहाँ लिखा है एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर है। तो एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में है। अब यहाँ लिखा अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसमें क्या है, नीचे लिखा हुआ है 7 पॉइंट में कि ये फाइनल लेवल पर डिस्कस होगा। उसमें यह है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप इंडिया में हैं और बाहर से आप कुछ ऑनलाइन सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मान लिया ये बोल दिया, तो उनको हटा दिया, है ना। For purpose of the notification notifying the above services under RCM, following explanation shall apply. तो ये explanation क्या है? The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage located in the taxable territory shall be treated as the person who received the service for the purpose of the notification. अब यह क्या है, पंगा क्या हो सकता है? ये सप्लायर है जीटीए में, एक कंपनी ने ऑर्डर करा और इनसे कहा कि यहां सप्लाई कर दो, ठीक है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब ये यहां सप्लाई दे रहा है, अब वहां कोई कहने लगे जी कौन देगा आरसीएम फलाना ढमकाना, तो इन्होंने कहा भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्रेट जो देगा भैया वो ही आरसीएम के हिसाब से जीएसटी भी देगा। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है वो बता रखा है, वो कंपनी वो सेम ही है बॉडी कॉर्पोरेट का। यहाँ लिखा कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है includes a company incorporate outside India also, but does not include cooperative society, है ना, और कोई ऐसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसे नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट कह दे कि ये इंक्लूड नहीं है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह नहीं आई। The business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner as the case may be treated as a person who will receive the legal services. Okay. Word and expression not defined, reverse charge notification but defined in the limited liability क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तो सारी एक नॉर्मल सी बातें बता रखी है, ठीक है। इसके बाद है पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस। तो ये अब टैक्स रेट वगैरह सब हम नेक्स्ट क्लास में